हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 2021 वाला एडिशन है, एकदम नया। सबसे पहला टॉपिक आइए पढ़ा जाए। टॉपिक कहता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो भाई कब से कब तक? 2015 से 20 तक की, और 15 से शुरुआत है तो कब आई थी? ये आई थी 1 अप्रैल 2015 को ये डिक्लेयर करी गई थी। अब जैसा नाम वैसा काम, फॉरेन ट्रेड। तो भाई ट्रेड की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेड करना चाहता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और प्रॉफिट अगर देश के लेवल पे देखिए, अगर हम ट्रेड करेंगे तो किससे होगा? एक्सपोर्ट करने से होगा। तो बस यही समझ के चलिएगा कि इस पॉलिसी, ये पॉलिसी थी, इसका ये था कि भाई एक्सपोर्ट और हम बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे, जिससे नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और हम साथ में जो सेंटर का इनिशिएटिव है, दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेक इन इंडिया का और एक डिजिटल इंडिया का, इन दोनों ही प्रोग्राम्स को हम सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे उद्देश्य से लाई गई ये पॉलिसी। अब आप कहोगे बड़े स्तर पे मैम बताइए इसके क्या उद्देश्य थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो बड़े स्तर पे इसका ये था कि फोकस करना, सपोर्ट देना सर्विसेज को, ठीक है, सर्विसेज को, उसके साथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को, और बहुत सारे और जो भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, जैसे कि एक्सपोर्ट पे फोकस डालना, काफ़ी हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है इम्प्रूव करने पे फोकस डालना। फिर जो भाई बॉटल नेकिंग होती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको यहाँ पे डी बॉटल नेकिंग करना, और सर्विसेज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। मतलब समझ लो, हमारे यहाँ की सर्विसेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो तो यहीं से ही चीज़ें जाएं। और ये भी कि भाई मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना है ना, मतलब कई तरह का एकदम एक्सप्लोर करना चीज़ों को, बहुत डाइवर्स चीज़ों में यहाँ पे हमें डील करना। तो बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी लाई गई थी, और ये 2015 से 20 तक की थी। डिज़ाइन कैसे करी गई थी? डिज़ाइन करी गई थी बाय इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी। इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी थी और मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी भी थी। दोनों तरह की स्ट्रैटेजी थी ताकि ओवरऑल जो ग्रोथ है उसे बूस्ट मिले इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। और कैसे कैसे बूस्ट मिलेगी? जब हम यहाँ पे ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे, इससे भाई इन्हांस होगा हमारा कॉम्पिटिटिवनेस। भाई कंपटीशन तो हमारे लायक तो हो ना, हम ग्लोबल मार्केट में जब डील करेंगे तो बढ़िया से अगर हम कंपटीशन दे पाएंगे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ग्रोथ होगी। समझे? तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके भाई इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, ये माना जा रहा था कि ये डबल हो जाएगा, है ना। मतलब फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 3% बाय द ईयर 2020। मतलब उस समय उन्होंने सोचा था कि 2015 का जो यहाँ पे लेवल है ना, उसमें से हम डबल कर देंगे। इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है, उसे ये मान रहे थे कि हम डबल कर देंगे। पहले 3% था, 3% से बढ़ा के 6% हो जाता 2020 तक, ऐसा इस पॉलिसी ने कह रखा था। और बाय टेकिंग मेजर्स फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एट वन साइड, अब एक तरफ हम कदम ये भी उठा रहे थे इसके अंदर कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करें, मतलब हमारे को ज़रूरत ना पड़े बहुत ज़्यादा सामान इम्पोर्ट कराने की, और जो सामान हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी जगह हम अपने यहाँ या तो उगा लें, या अपने यहाँ मतलब कोशिश करें कि उसका तो ऑल्टरनेटिव यूज़ करें, या तो अपने यहाँ ही कुछ कोशिश करें इसको किस तरह से हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का एक तरफ ये उद्देश्य था, और भाई ये दूसरी तरफ ये जो फॉरेन पॉलिसी थी, इसका फोकस ये था कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। समझे? वही दोनों बात कहना चाहता है कि इंपोर्ट कम करें, इंपोर्ट की कोशिश करें कम करा जाए, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो ये जो पॉलिसी थी, इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे मेजर्स भी थे, जैसे कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस होगा उसे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे एक्सपोर्ट में हम पा पाएंगे। देखिए, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में एक डिफरेंस बहुत अच्छा ये होता है कि अगर मान लो हमने इतनी ज़मीन ले रखी है, ठीक है, अब मान लो ये 100 एकड़ ज़मीन है ना, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। उसके बाद एक तरफ हमने ज़मीन ले रखी है छोटी सी, ये मान लो 50 एकड़ है, ठीक है।
अब हमने मान लो कि यहाँ पे जो उगाया और यहाँ पे जो उगाया, सपोज करो हमने जब यहाँ पे वीट उगाया, गेहूं उगाया, तो इसमें जो है वो कुछ 100 टन गेहूं उगा, ठीक है, 100 टन गेहूं उगा। और हमने जब यहाँ पे उगाया, ठीक, तो यहाँ पे जो है वो भी 100 टन गेहूं उगा। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, जब बड़ी प्लॉट ऑफ लैंड में हम यहाँ पे उगा रहे हैं और उतना ही सेम अमाउंट उग रहा है जितना हम छोटे प्लॉट ऑफ लैंड में उगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सीड की क्वालिटी, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इनोवेशन की कमी है, तभी तो यहाँ पे उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतनी अच्छी उपज नहीं। उसी तरह से यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो हो सकता है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के सीड्स हो, हाई वैरायटी सीड्स हो, उसके साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, इरिगेशन बढ़िया हो, बहुत अच्छी ज़्यादा इनोवेटिव फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए तो ज़रा सी लैंड में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, समझे? तो हमको यही कोशिश कर रहे हैं हमारा देश कि किसी तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि इतनी ज़मीन तो है नहीं हमारे पास में। खैर, ये तो कम्प्लीटली अलग टॉपिक हो गया, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, समझे? अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं और कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाना चाहते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे गौर से समझिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, ठीक है? तो जो इसके अंदर जो 5 एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं, इसमें अलग अलग तरह के ड्यूटी स्क्राइब्स हैं, इन सब को मर्ज कर दिया गया था और बना दिया गया था इन सबको मर्ज करके एक स्कीम जिसका नाम रखा गया था मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। अब आप कहोगे कि मैम कौन कौन सी ऐसी स्कीम थी जिनको मर्ज करके इसको बनाया गया था? तो सबसे पहली स्कीम थी जिसका नाम था फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम। दूसरी स्कीम थी जिसका नाम था मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम। तीसरी स्कीम थी जिसका नाम था एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्राइब। और चौथी जो स्कीम थी उसका नाम था फोकस मार्केट स्कीम। और आखिरी में नाम था, जो 5वीं थी, उसका नाम था विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना, ठीक? तो ये 5 को मर्ज करके एक में डाल दिया गया, MEIS में। अब आप कहोगे कि बहुत अच्छा करा गया अगर एक में बना दिया गया, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम आखिरकार इस MEIS का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है स्कीम का, अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से देखें, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन एफिशिएंसीज को यहाँ पे कम करना, और जो एक्सपोर्ट करते टाइम, चाहे वो हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके टाइम पे जो कॉस्ट आती है उसके रिलेटेड, उसे यहाँ पे किसी तरह से मैनेज करना, बैलेंस करना, कम करना, ठीक है? हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चर होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स या गुड्स, और स्पेशली वो जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है एक्सपोर्ट्स में, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, तो इससे क्या है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और अच्छा होता और ज़्यादा बढ़ता, ठीक? अब MEIS के अंदर क्या आ रहा है, क्या एंटाइटलमेंट्स जो है इंक्लूड करते हैं, जैसे कि भाई एक्सपोर्ट नोटिफाइड गुड्स का या प्रोडक्ट्स का, जिसमें ITCHS कोड हो। कौन सा कोड हो? ITCHS कोड हो। उसके साथ यहाँ पे नोटिफाइड मार्केट्स तक इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना, जैसे कि लिस्टेड है इन अपेंडिक्स 3B। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो उसको रिवॉल्व करा जाएगा अंडर MEIS, क्लियर? अब अपेंडिक्स 3B जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो है वो लिस्टिंग है रेट ऑफ रिवॉल्ट्स की, अलग अलग नोटिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए जो भी आपको रिवॉल्ट मिलेगा उसका पूरा पूरा सब लिखा हुआ है और कोड वाइज लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ITCHS जो कोड है, कोड वाइज रिवॉल्ट वगैरह सब इसके अंदर लिस्ट है अपेंडिक्स 3B के अंदर। और कैलकुलेशन कैसा होगा, कैसे इन रिवॉल्ट्स जो मिले दे जाएंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो कैलकुलेशन जो रिवॉल्ट का है वो रियलाइज करा जाएगा FOB वैल्यू जो कि होगी एक्सपोर्ट की फ्री फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उस बेसिस पे, या फिर FOB वैल्यू जो कि एक्सपोर्ट की होगी जैसे कि शिपिंग बिल्स में दिया गया है इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उस हिसाब से निकाला जाएगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब इसमें अभी जो मेन चीज समझो, रिवॉल्ट कैसे मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। देखो, ये जो FOB
वैल्यू है एक्सपोर्ट की इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फ्री फॉरेन एक्सचेंज। और उसके बाद दूसरा अगर ले लो तो FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एज गिवन इन द शिपिंग बिल्स इन दी फ्री फॉरेन एक्सचेंज। अब इन दोनों में से जो भी कम होगी वैसे निकाल लिया जाएगा रिवॉल्ट उस बेसिस पे, ठीक है। अब कुछ और अदर तरीके से कुछ स्पेसिफाई कराया गया तो अलग की बात है, लेकिन मेन कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट कैटेगरीज या आप कह लो सेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो कि इनएलिजिबल हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब एंटाइटलमेंट्स के लिए, चाहे वो MEIS के अंदर हो या एग्जिम पॉलिसी 2015 to 20 जो पूरा है इसके अंदर, मतलब आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें जो है इनएलिजिबल हैं, कौन से कैटेगरी सेक्टर्स, उनके बारे में बताना चाहूँगी आपको। तो पहला तो हो गया भाई EOUs, सब बता चुकी हूँ EOUs वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, प्लीज रिफर टू द प्रीवियस चैप्टर। इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से उसके सेकंड पार्ट में सब कुछ बताया है। EOUs, EHTPs, BTPs, ठीक, STPs, ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि अवेलेबल हैं डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स या एग्जेम्पशन के अंदर, ये सब कुछ जो है यहाँ पे इनएलिजिबल होता है फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब एंटाइटलमेंट के लिए, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सारे फुल फॉर्म, इसके लिए आपको पूरा सही से पढ़ के आना पड़ेगा, इसलिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है, सॉरी चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ताकि भाई आप एक तरीके से बिल्कुल आंख बंद करके आगे ना बढ़ते जाएं, आपका रिवीजन भी होता रहे। तो पहली चीज़ तो ये जो है वो इनएलिजिबल है। दूसरी क्या है, सप्लाईज जो कि DTA यूनिट से दिए गए हैं टू SEZ यूनिट्स, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में DTA से जो गए हैं वो सारा का सारा जो है यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको एग्जेम्पशन मिलती है ना। तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर पैराग्राफ 2.46 ऑफ FTP, ठीक है, जो इसके इस पॉलिसी के अंदर जो कवर हो रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स पैराग्राफ 2.46 के अंदर, वो यहाँ पे अगर उनका एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे वो भी जो है वो इनएलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है एक्सपोर्ट अगर हम ट्रांसशिपमेंट के थ्रू कर रहे हैं, इसका मतलब कि भाई मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट आर ओरिजिनेटिंग इन द थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया। अगर एक्सपोर्ट जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं किसी और कंट्री के अंदर और ट्रांसशिप्ड हो रहे हैं इंडिया के थ्रू, तो भी ये एग्जेम्प्ट यहाँ मतलब ये भी इनएलिजिबल हो जाएंगे, यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको तो भाई डीम्ड एक्सपोर्ट जो हो गए, कौन से डीम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं है, इनएलिजिबल है। छठे नंबर पे बताऊं तो रेड सैंडर्स या बीच सैंड हो गए। सातवें नंबर पे बताऊं तो भाई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो कि आपका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर आते हैं। फिर 8th नंबर पे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कुछ दूसरे जो महंगे महंगे प्रीशियस मेटल्स होते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो ज्वेलरी इसमें जो है जड़े गए हों, मतलब ज्वेलरी में स्टडेड हो या दूसरे कुछ प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो, ये सब कुछ यहाँ पे इनएलिजिबल है। उसके बाद 9th नंबर पे ओर्स या कंसंट्रेट्स हर एक तरीके के हर एक फॉर्मेशन में। फिर 10th नंबर पे सीरियल्स, देखने वाले सीरियल नहीं खाने वाले सीरियल, ठीक है, तो सीरियल्स हो गए हर तरीके के। 11th नंबर पे शुगर हो गई हर तरीके की, हर एक फॉर्म में चाहे वो किसी भी फॉर्म में शुगर हो। उसके बाद 12th नंबर पे बात करें तो क्रूड या पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड या प्राइमरी या बेस प्रोडक्ट्स हो गया हर तरीके का हर एक फॉर्मुलेशन में। उसके बाद बात करूं तो एक्सपोर्ट किसका, मिल्क का एक्सपोर्ट या मिल्क के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी इनएलिजिबल है। और आखिरी में 14वां नंबर है 14th की बात करूं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट मीट या मीट के प्रोडक्ट्स का भी इनएलिजिबल है। तो ये मैंने आपको इनएलिजिबिलिटी बता दी, ठीक है। तो हम जो मेन इसके अंदर जो पढ़ रहे थे वो आप भूले तो नहीं ना कि हम यहाँ पे हमने टॉपिक कौन सा उठाया था, एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, है ना। तो इसमें हमने पहले ये डिस्कस कर दिया, क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, MEIS, तो हमने पूरा डिस्कस कर दिया मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को। अब दूसरी स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसे क्या बोलेंगे, SEIS। अब ये क्या है, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो आपका SFIS है, इसे ही रिप्लेस करा गया है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम से, मतलब SEIS से। और ये रिवॉर्ड्स वगैरह देती है सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफाइड सर्विसेज के लिए जो कि सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया से,
है ना, अब रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोफाइल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। अब जो रेट SEIS स्कीम का है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये बेस्ड है ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज, जो कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करा जाएगा सर्विसेज के ऊपर, ये उस पे रेट बेस्ड है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स का देखिए, जो रिवॉर्ड्स इशू करे जाएंगे एज ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब के तौर पे, ये अब ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ एक्चुअल यूजर कंडीशन पे हो या भाई एक रिस्ट्रिक्टेड हो यूसेज को लेके, किसी स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ गुड्स को लेके, है ना, तो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे रिवॉर्ड्स और यूजेबल होंगे हर एक तरह की गुड्स और सर्विसेज टैक्स 3 डेबिट्स के अंदर ऑन प्रोक्योरिंग सर्विसेज या टैक्स गुड्स, है ना, तो यहाँ पे ऐसा चलेगा। और डेबिट्स जो है, जो डेबिट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे फॉर सेनवैट, CENVAT, ठीक है, ये डिस्कस हमने किया है स्टार्टिंग में। सेनवैट क्या होता है, काफी सेनवैट क्रेडिट या ड्रॉबैक के लिए। अब फ्री फॉरेन एक्सचेंज जो कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अर्न होगा या दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अर्न होगा, जैसे कि RBI बोले, ये जो है वो एक अकाउंट में लिया जाएगा जब हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट की वैल्यूज को निकालेंगे अंडर SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ट्रेड पॉलिसी एज पर ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20, ठीक है। अब ये जो SEIS है ये एलिजिबल होगी टू द यूनिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को में भी, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी ये एलिजिबल होगी। तो ये कुछ कहानी SEIS की। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। शॉर्ट फॉर्म है EPCG, बहुत बढ़िया स्कीम है, बेस्ट एक्सपोर्ट स्कीम कह सकते हो, बेस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कह सकते हो, जो सरकार लेकर आई थी इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, जहां पे है क्या, स्कीम के अंदर इंपोर्ट जो कैपिटल गुड्स का है, ठीक है, इंपोर्ट जो कैपिटल गुड्स का है कैन बी अफेक्टेड एट निल, ये निल या फिर एक कंसेशनल इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज रहेंगी, बेस्ड करेगा ये सब किस पे, कंडीशंस पे जो कि आपकी कस्टम नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाइड करी गई हो, और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस के हिसाब से यहाँ पे जो आपका कैपिटल गुड्स है ये यहाँ पे निल अफेक्ट करेंगे या कंसेशनल इनको इंपोर्ट्स वगैरह लगेगा इन पे। हालांकि ये जो स्कीम है मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम जो है, PCG ऑथराइजेशन होल्डर होंगे, इन्हें पूरा जो भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल करना होगा अगेंस्ट द स्कीम स्पेसिफाइड, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ जो भी स्पेसिफाई है इन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, और एक्शन लिया जाएगा फिर अथॉरिटीज के द्वारा ताकि इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को रिकवर किया जा सके ऑन डिफॉल्टर्स थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। डिफॉल्टर्स के ऊपर भाई जो भी ड्यूटी है उसे रिकवर करने के लिए ये पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से अथॉरिटीज जो है वो इसे रिकवर करेंगी। अब देखिए स्कीम जो EPCG ऑथराइजेशन होल्डर्स होंगे, है ना, ये जो होल्डर्स जिनको सारा काम दिया गया है फुलफिल करने का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को, ये जो होल्डर्स हैं इनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन का, ठीक है, एग्जेम्पशन का फ्रॉम एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो समझ लो यहाँ पे EPCG ऑथराइजेशन होल्डर्स विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड एंड ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, इन दोनों से कोई एग्जेम्पशन इनको नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चर हैं कैपिटल गुड्स के, इनको यहाँ पे बहुत तेजी में मिलेगा बूस्ट, और हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स जो है वो सप्लाई करने लगेंगे अंडर EPCG। और इस EPCG स्कीम के अंदर ये आपका सर्टिफिकेट को लेना, सबमिट करना किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर से, उसके बाद कंफर्म करना यूज स्पेयर का, टूल्स रिफैक्ट्री, है ना, और कैटलिस्ट वगैरह जो कि इंपोर्ट होते हैं फॉर फाइनल रिडम्पशन ऑफ EPCG ऑथराइजेशन, ये सब कुछ डिस्पेंस करा गया है। और एट प्रेजेंट में बताऊं तो EPCG ऑथराइजेशन होल्डर्स जो हैं, ठीक है, मतलब ये जो यही वाली जो स्कीम के जो ऑथराइजेशन होल्डर्स हैं इनको ये है कि इनको रिकॉर्ड्स करीब 3 साल के रखने पड़ेंगे आफ्टर रिडम्पशन ऑफ ऑथराइजेशन, जब ये रिडीम करा लेंगे ऑथराइजेशन को उसके 3 साल तक के रिकॉर्ड इनको रखने पड़ेंगे, और ये जो 3 साल का पीरियड है ना इसे घटा के 2 साल कर दिया गया है। और इन ड्यू कोर्स फर्दर रिडक्शन will be made as the paperless trade process takes place, जैसे कि धीमे धीमे पेपरलेस प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे ही हो सकता है 2 साल से और भी कम कर दिया जाए। तो ये कुछ कहानी है। उसके बाद चौथी स्कीम की बात करेंगे वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स
जो हमने अभी बात करी थी ना ईओयूज के पीछे मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले पढ़ा है, तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का ही फुल फॉर्म होता है, जो है इसका फुल फॉर्म ही होता है ईओयू का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। और साथ में यहाँ पे बात करेंगे एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम की। तो नाम पूरा क्या है स्कीम का? स्कीम का चौथी नाम है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। क्लियर? एसटीपीज और ईओयूज की बात कर रहे हैं, याद रखते चलिएगा एब्रिविएशन इसके। तो अब कुछ फीचर्स की बात करना चाहूंगी इसके अंदर। तो ईओयूज और एसटीपीज जो है इनको ये कहा गया है कि आप शेयर कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को आपस में। मतलब भाई इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाओगे, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को आप आपस में शेयर कर लो। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक दूसरे की यूनिट यूटिलाइज कर लेंगे, है ना, अच्छे ऑप्टिमम तरीके से कर लेंगे। और जो एक ही जो मान लो यूज भी वही सेम काम कर रही है, सेम काम एसटीपीज भी कर रही है, तो डुप्लीकेशन जो काम का हो रहा है ये नहीं होगा। ये जो है इसमें कम करने में मदद मिलेगी और एफर्ट्स में भी जो है इतनी दिक्कत नहीं आएगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और सब भाई अलग अलग बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है ना, तो उन सबसे यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। उसके बाद ये फीचर है कि इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ करा गया है। इससे ये होगा कि जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स इनपुट्स पाती है सेंट्रली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बल्क डिस्काउंट, तो भाई इससे क्या होगा कि भाई एक बात बताओ कि यहाँ पे एक दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहा है, एक साथ अगर सामान लिया जा रहा है तो उसमें बल्क डिस्काउंट भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगी, दूसरी भी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, और इससे एक बढ़िया सप्लाई चेन तैयार हो जाएगी। उसके बाद तीसरा फीचर ये है कि ईओयूज को अलाउ करा गया है कि भाई आपके पास फैसिलिटी है कि आप वेयर हाउस को सेटअप कर लें अपना जो पोल्ट है एक्सपोर्ट का उसके पास में, ठीक है, पोल्ट के पास में वेयर हाउस सेटअप करें। इससे क्या होगा कि जो भी लीड टाइम है डिलीवरी ऑफ गुड्स में जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। उसके साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की होती है, कुछ सप्लाई ऑर्डर्स के आएंगे नहीं आएगा, सप्लाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो भाई ये खत्म हो जाएगी, भाई ये वेयर हाउस में सामान रखा है कोई दिक्कत नहीं। उसके चौथा फीचर ये है कि जो एसटीपी यूनिट्स हैं और ईएसटीपी यूनिट्स हैं या सॉफ्टवेयर ईओयूज हैं, इनको भी अलाउ करा गया है कि आप यहाँ पे फैसिलिटी है इनके पास कि आप सारा सारा ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट या गुड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। किसके लिए? ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो इससे इन यूनिट्स को क्या मदद मिलेगी कि अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स बढ़ा सकते हैं, समझे। फिर पांचवा फीचर ये है कि 100% ईओयू यूनिट्स जो है इनको अलाउ करा गया है, मतलब हैज बीन अलाउड फैसिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेयर्स कंपोनेंट्स अप टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, 2% तक का मिला है टू द बायर इन डोमेस्टिक मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि भाई 100% ईओयू यूनिट्स को कहा गया है कि आपके पास फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे सप्लाई जो स्पेयर की है या कंपोनेंट्स की है उसकी अप टू 2% जो है उसकी वैल्यू का मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की, वो आप यहाँ पे जो है वो सप्लाई कर सकते हो बायर को इन अ डोमेस्टिक मार्केट, ताकि भाई आफ्टर सेल सर्विस के पर्पस पे आप ये काम कर सकते हो, मतलब के लिए। उसके बाद छठा फीचर ये है कि जो टाइम पीरियड है वैलिडिटी का लेटर ऑफ परमिशन एलओपी के लिए, है ना, चाहे वो ईओयू के लिए हो, ईएसटीपी के लिए हो, या एसटीपीआई के लिए हो, या बीटीपी के लिए हो, सारा टर्म हम लोगों ने डिस्कस करा है चैप्टर नंबर 22 पार्ट 2 के अंदर। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसे रिवाइज करा गया फॉर फास्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अब जो ये लेटर ऑफ परमिशन है इसकी इनिशियल वैलिडिटी 2 साल की होगी, ठीक है, तो ये इसके अंदर कहा गया। उसके नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि फास्ट ट्रैक कर सकें डी बॉन्डिंग या एग्जिट ईओयू की एसटीपीज की। इससे क्या होगा कि समय बचेगा इन सारी यूनिट्स का, और उसके बाद साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। तो इतना कुछ डिस्कस कर लिया। देखिए इससे क्या समझ में आता है कि जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी पे बेस्ड है ना, कि फटाफट से काम हो, एक मल्टीपल विंडो की जगह एक जगह काम हो जाए, है ना, तो टेक्नोलॉजी और प्रमोट हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाए, मैनुअल कंप्लायंसेस का जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल तरफ बढ़े, तो समझ लो ना। तो ये सारा कुछ राइट डायरेक्शन में ये कदम है, ताकि हमारा इंडिया का शेयर जो इंटरनेशनल ट्रेड में है वो और बढ़ सके। तो ये कुछ कहानी हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक कंसेशन अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। एक्सपोर्टर्स जो हमारे देश के अंदर हैं इनको क्या क्या कंसेशंस जो है मिले हुए हैं, आइए इस डीप टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। देखिए फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है
ये कई और तरह के कंसेशंस भी अवेलेबल हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्टर्स को जो मिलते हैं जो कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एक्सपोर्ट काम कर रहे हों। ठीक है, तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब डीटीए में काम कर रहे हों, और साथ में यहाँ पे जो है इसके अंदर चेंजेस भी हुआ करते हैं टाइम टू टाइम। मतलब समझ रहे हो ना कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरियस कंसेशंस अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स ऑपरेटिंग इन दी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड ऑल्सो चेंजेस देयर इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कुछ एक्सपोर्टर्स जैसे कि आपके जो है इनके काउंटर पार्ट्स जो होते हैं SEZs मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ये सब भी एलिजिबल है अलग अलग तरह के कंसेशंस पाने के लिए। अब आइए कंसेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, AAS। तो अभी देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के टर्म में देखें तो वो एक्सपोर्टर्स जो यहाँ पे जिनको इंपोर्ट्स की ज़रूरत है ना, उन गुड्स की जो फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड हैं एक्सपोर्टेबल गुड्स में, ये क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं उन्हें बिना पेमेंट करे किसी भी कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी का, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब देखो भाई, साफ और आसान शब्दों में समझा दूं कि मान लो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें सामान लगेगा उसमें से कुछ सामान आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इंपोर्ट करिए, बिना किसी चिंता के इंपोर्ट करिए। और आपको क्या होना होगा, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप कोई भी कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। ठीक है, आप नहीं देंगे। और ये इनपुट आउटपुट नॉर्म जो कि बेस्ड है, ये किस पे है, स्पेसिफाई करे गए हैं बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझे, तो आप ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एडिशन नॉर्म जो है वो 15% का है, एक्सेप्ट फॉर जेम्स। ठीक है, अब हम जेम्स की बात अगर करें, खाने वाली जेम्स नहीं, ठीक है, पत्थर वाली जेम्स, तो जेम्स ज्वेलरी वगैरह को हटा दो, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्म ज़्यादा है, बाकी 15% है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा जो कंसेशन है वो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम का, DFIAS, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम के अंदर एक एक्सपोर्टर को अलाउ करा गया है कि आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री जो दूसरे इनपुट्स हैं उनको आप इंपोर्ट कर लो, जैसे कि भी आपको ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने के लिए, चाहे इसमें फ्यूल आप कर रहे हो तब भी, ऑयल हो गया, एनर्जी हो गया, बट मिनिमम 20% होना चाहिए ये वैल्यू एडिशन नॉर्म्स का। और अगेन सब्जेक्ट टू SION, जैसे मैंने आपको बताया किसके अंदर आ रहा है, SION स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, जो कि स्पेसिफाई करी गई है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दूसरा हमने एग्जामिशन बात करा। उसके बाद तीसरी जो आती है वो आती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसके अंदर क्या है, अब सपोज करो कि कोई एक्सपोर्टर है, अब ये एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, जो इनपुट्स वगैरह को ले रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो इनपुट्स ये ले रहा है डोमेस्टिक मार्केट से। ठीक, तो जो अंडर द स्कीम जो एक्साइज ड्यूटी पे करी जाएगी, ये दूसरे टैक्सेस जो पे करे जाएंगे इस एक्सपोर्टर के द्वारा ऐसे इनपुट्स के ऊपर, तो ये रियम्बर्स हो जाएंगे एक्सपोर्टर को, मतलब वापस मिल जाएगा ये पैसा। ठीक, चौथी स्कीम की बात करें, मतलब कंसेशन की बात करें, तो वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ठीक है, EPCGS। तो ये स्कीम क्या कहती है, ये स्कीम अलाउ करती है कि आप इंपोर्ट कर लीजिए कैपिटल गुड्स का और दूसरी मशीनरीज का जो भी आपको ज़रूरत है, मतलब यहाँ एक्सपोर्टर की बात हो रही है, एक्सपोर्टर को जो भी ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने के लिए वो आप बिल्कुल आप इंपोर्ट करिए ऐसे कैपिटल गुड्स को या ऐसी मशीन्स को, और इसमें आपको ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सपोर्टर इस पर ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी दे कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के लिए, जो कि आपके लिस्टेड हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, उसमें आप आराम से ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी दीजिए, बट subject to an export obligation of 6 times the duty saved over 6 years। अब ये याद रखने वाली लाइन है, बट subject to an export obligation of 6 times the duty saved over 6 years। तो दूसरे कैपिटल एक्सपोर्ट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इंपोर्ट के लिए ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे, ये इंपोर्ट करे जा सकते हैं एट अ कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 3%। इसमें कंसेशन मिलेगा इंपोर्ट ड्यूटी का 3% का मिल जाएगा, बट सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 8 टाइम्स द ड्यूटी सेव्ड ओवर 8 ईयर्स। तो ये समझ लो, दोनों चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह की जो सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स के लिए तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको कह दिया गया कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है सब्जेक्ट टू द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 6 टाइम्स द ड्यूटी सेव्ड ओवर लास्ट 6 ईयर्स। समझे। और
यहाँ पे जो दूसरे कैपिटल गुड्स आए वो एलिजिबल नहीं है, उनमें आपको देनी पड़ेगी ड्यूटी, लेकिन इसमें आपको जो है कंसेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3% लग जाएगी है। बट यहाँ पे भी एक जो है कंडीशन ये है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 8 टाइम्स द ड्यूटी सेव्ड ओवर 8 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो पांचवा कंसेशन है वो है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, क्या कहते हैं, EEFC। तो देखो, नॉर्मल इंडियन रेजिडेंट के तौर पे एक बंदा अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया के अंदर तो खोल नहीं सकता, ठीक है। एज अ नॉर्मल इंडियन रेजिडेंट वन कैन नॉट ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। हालांकि एक एक्सपोर्टर या कोई प्रोफेशनल जो कि फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर पा रहा हो, इसको RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट को बैंकों के साथ में इंडिया के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज को डील कर सकें प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो इनको RBI ऐसा परमिशन देता है। तो ये सारे अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? इस अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस इसमें जो है वो रिटेंशन मिलता है 100% का ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड इन दीज अकाउंट्स, ठीक है। बट अलाउज फॉर रिटेंशन ऑफ 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड इन दिस अकाउंट। और इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है वो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना, कि आज डॉलर 75 का है, 76 का हो गया, 78 का हो गया, तो इससे एक्सपोर्टर को मदद मिलती है फ्लक्चुएशंस में। क्योंकि उसके साथ अगर हम देखें तो उसके साथ जो है आज़ादी ये भी होती है कि फॉरेन करेंसी का यूज़ करा जा सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए भी एक्सपोर्टर के द्वारा। तो ये एक फ़ायदे होते हैं इस अकाउंट के। अच्छा, तो व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ सच स्कीम इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो भाई, क्या अगर हम यहाँ पे कहें कि ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, ये सारी स्कीम का क्या एक्सपोर्ट बढ़ा हमारे देश के अंदर, क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो आइए जानते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर क्या है। इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की हेडिंग के अंदर सब समझते हैं। देखो भाई, हमने सब कुछ ओपन करा 1990s में, आप जानते हैं हमारे रिफॉर्म्स आए, हमने जो है अपनी मार्केट को ओपन कर दिया। और 2000 के बाद से तो हमने फोकस भी डालना शुरू कर दिया अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू, कि हम यहाँ पे धीमे 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 जो इतना हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का जो ट्रेंड था जिसमें हम बहुत नीचे जाते जा रहे थे, अब हम उसमें ऊपर जाने लगे। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है अभी कुछ वक्त में, इधर रिसेंट टाइम्स में, इसे अगर हम कहें तो ये ट्रेड ग्रोथ में हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं। मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट का सीन हो रहा है ना, वो इतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें, देखो हम और चाइना बराबर ही तो थे। ड्यूरिंग 1950s इंडिया का एक्सपोर्ट इवन चाइना से ज़्यादा हुआ करता था 1950 में, है ना। लेकिन अगर हम देखें धीमे 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 चाइना तो कहाँ पहुँच गया, अब तो वो USA के साथ ही खड़ा होने के चक्कर में आ गया है, तो हम तो बहुत पीछे रह गए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि चाइना का शेयर जो कि मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट में है वो 1.8% है, और इंडिया का बताऊँ कितना है, इंडिया का 0.5% रहा था ड्यूरिंग 1990। बट आज की डेट में देखें तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। समझो, मतलब उतने छोटे से हम शुरुआत करें तो आज चाइना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, displacing even the US, while for India share in the global manufactured export is only around 1%। देखो भाई, हम इतने सालों में क्या कर पाए, सिर्फ 1% शेयर दे पाए। और चाइना को देखो, US सबको पीछे छोड़ दिया। इंडिया का एक्सपोर्ट में बताऊं अगर, तो सिर्फ और सिर्फ 15% है ऑफ व्हाट चाइना एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है मालूम है, उसका सिर्फ 15% इंडिया करता है, तो कितना पीछे होगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। दिस इज नॉट टू टेक अवे एनी क्रेडिट टू इंडिया ऑन द एक्सपोर्ट। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपोर्ट फ्रंट में हम कुछ क्रेडिट हमारा छीन गया, ऐसा कुछ हो गया या हम अलग तरीके से देखे जाने लगे। बट इतना समझो कि हमने बढ़ानी है चीज़ों को, और हमें फोकस डालना है कि हम किस तरीके से, पिछले डाल भी रहे हैं फोकस कि हम कैसे इस चीज़ को और बढ़ाएं। तो उसके साथ अगर हम देखें ग्लोबल रिसेशन, ये भी काफ़ी इफेक्ट करा। ग्लोबल रिसेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड ग्लोबल ट्रेड इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। मतलब इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट को ग्लोबल रिसेशन ने अफेक्ट किया, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी देखने को मिली, स्लो डाउन भी हुआ ग्लोबल ट्रेड के अंदर। लेकिन उससे हम तो पहले ही पीछे थे और पीछे होते लगे। अब चीज़ें भी बदल रही थी धीमे धीमे, हमें साइंस दिख रहे थे कि हम आगे जो है एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल हमने आपको उद्देश्य अपना बताया हमारी FTP में क्या था, कि हमें डबल करना था 2020 तक शेयर। ये तो खैर ये पूरा पुराना ही सब कुछ लिखा हुआ है। और हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था,
करीब 69% हो चुका था टोटल एक्सपोर्ट का। और लेकिन यहाँ पे रिलेटिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा था एक्सपोर्ट जो प्राइमरी आर्टिकल्स के थे उनके अंदर। अब देखिए कुछ अगर हम देखें मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट के अंदर तो नोटेबल जो थे चीज़ें वो थी इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। टेक्सटाइल हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरीज की बात करते हैं तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में ये सारे के सारे नोटेबल प्रोडक्ट्स थे। और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वो ये थे, क्या वो ये था कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे इंडिया के, अब ये यहाँ पे चेंज हो रहे थे। पहले क्या था भाई, यूएस इकोनॉमी से बदल के हम अब नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरफ बढ़ रहे थे। और चाइना और यूएई यहाँ पे टॉप 2 ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज हमारे लिए बन गए थे। उसके साथ एक्सपोर्ट कंट्रीज को हम और भी कर रहे थे, जैसे कुछ कंट्रीज जैसे कि हम सिंगापुर को एक्सपोर्ट करने लगे, साउथ एशियन कंट्रीज को करने लगे, श्रीलंका को करने लगे। इनके साथ हम अच्छा खासा हमने बायलैटरल एग्रीमेंट कराया, मतलब दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट को कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स, तो उसको हमने किया और हम यहाँ पे ट्रेड इन सारी कंट्रीज के साथ भी करने लग गए। अब देखिए नई नई मार्केट्स लैटिन अमेरिका की, ओशिनिया कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज की, ये था कि अब हम आगे फ्यूचर में इन मार्केट जो ये नई नई मार्केट्स हैं ये हमें थ्रस्ट देंगी, हम यहाँ और एक्सपोर्ट को मार्केट्स को इनकी कवर कर पाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट था है ना, सरकार ने यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पे कदम उठाए इसके प्रति, ताकि हम जो वेस्ट पे हमारी डिपेंडेंस है उसे कम कर सकें, मतलब यूएस वगैरह पे कम कर सकें और अब हम ईस्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ने चले थे। ठीक है, अब यहाँ पे और समझिए कुछ बातें। इन सारे चेंजेस के बाद भी, इतने बढ़िया अप्रिशिएबल चेंजेस के बाद भी ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट, इन वैल्यू टर्म्स, जो मेजर मार्केट है तब भी यूएस के पास और यूरोपियन यूनियन के पास ही है। और अभी कुछ वक्त लगेगा ईस्ट कंट्रीज की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है वो इनसे ज़्यादा चीज़ें डील कर पाए, अभी इसमें वक्त लगेगा। हमारे अगर हम कहें ना तो एकदम सेम लाने के लिए पता नहीं कब क्या होगा, है ना, अभी अभी भी हमारा वेस्ट से ज़्यादा है। तो ये कुछ बात हमने यहाँ पे कर दी। तो भाई आगे अगर हम बताएंगे आपको तो ये बताना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। देखिए सामने लिखा है स्क्रीन के ऊपर कि भाई क्या करना चाहिए अगर आपको एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, तो और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो बताया, और क्या करना चाहिए। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत बड़ा रोल, अच्छा रोल प्ले करती है इस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में, बट कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, है ना। चाइनीज़ से आप थोड़ा सीखिए, चाइनीज़ से एक्सपीरियंस अगर हम लें तो हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए लिबरलाइजेशन तो हमने करवाया 1990s में, हमारे देश के अंदर आ गए, ठीक है, और हर एक सेक्टर तक ये पहुंचा, इंडस्ट्रियल हो, फाइनेंशियल हो, हर जगह तक ये लिबराइज करी हमने अपने जो है मार्केट को। बट स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए नहीं करा गया, हाईली उसके लिए तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड था और अलग अलग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था एक्सपोर्ट के लिए। जानते कितना मुश्किल था एक्सपोर्ट करना, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके बाद ये आपका डीजीएफटी, बीओटी वगैरह वगैरह, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट, तो इतना कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे बंदा जो है एक्सपोर्ट की तरफ घुसना भी चाहेगा। तो इससे क्या हुआ कि इनडायरेक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, इतनी सारी फैसिलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत, और मतलब समझ लो ना कैसे ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ज़रूरत क्या, तो कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, ज़रूरत ये है कि भाई प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो, सिंपल प्रोसीजर हो, एक डॉक्यूमेंटेशन 10 जगह से ना करवाने पड़े, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, एक ही जगह सारा काम हो जाए सारे एक्सपोर्टर्स का। ऐसे भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आराम से काम हो जाए, एक सिंपली लिबरलाइज करा जाए एक्सपोर्ट सेक्टर को, ताकि जो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, इसे थोड़ा कम करें। उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर हैं डॉक्यूमेंटेशन के, गवर्नमेंट इंटरफेस जो है, और इंसिडेंटली जो इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप बताओ यहाँ पे 10 ऑफिस से आपको परमिशन लेनी है तो आपकी कॉस्ट तो आ जाएगी ना, पहले यहाँ गए, यहाँ दिया, यहाँ गए, यहाँ दिया, यहाँ गए, यहाँ पैसे दिया, यहाँ गए, तो पूरे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समझे। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का बढ़ना, उसके बाद इनऑर्डिनेट डिले,
एडवर्सली अफेक्टिंग आर कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। भाई इतना फालतू का तो डिले हो रहा है, पहले ये काम फिर ये काम फिर ये काम फिर ये काम, तो देरी कितनी हो गई। तो इससे हमारी जो भाई एक देखो कंपटीशन कैसे मेंटेन रहता है, इधर प्रोडक्ट आया, इधर आपने जो है उसको लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर, अब आप 10 जगह से क्लियरेंस लेके तब एक्सपोर्ट करो तो वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, बट अलग अलग जो सरकारी बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे जो फोकस है उनका, जैसे DGFT हो गई, BOT हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गई, इनको थोड़ा सा ना चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे सारी ही जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं उन पे देखें, इनकी सब सारी गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है, उसको देखें। और जो फालतू का ऐसा है कि ये काम यहीं से भी हो रहा है, ये काम ये भी कर रही हैं, और फालतू जो चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं उसे कम करा जाए और इफेक्टिव तरीके से काम हो, यही मेन कहना चाहते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो स्ट्रक्चर है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, वो इतना सिंपल हो, इतना एफिशिएंट हो कि किसी बंदे को दिक्कत ही ना हो। तो ये कुछ कहानी। और क्या कर सकते हैं, और देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये एक 100 पेज का 100 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हर एक डिटेलिंग है, एक्सपोर्ट की एक छोटी छोटी डिटेलिंग भी है, अलग अलग तरह की स्कीम्स जो ओवरलैप कर रही हैं। तो ये इतना इजी नहीं होता कि सबको एक साथ कॉम्प्रीहेंड तरीके से देखा जाए, है ना, इसको एक तरीके से सब एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एकदम ब्रीफली बताया जाए। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए, और अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इजी बनाएंगे FTP के इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, तो आसान होगा और ज़्यादा चीज़ें। भाई इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड बन जाए। तीसरा, जो ओवरऑल टोन है फ्रॉम दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, तो ये देखने में आपको ना तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है इसके अंदर। आप कह लो ना, सरकार और एक्सपोर्टर के बीच में अगर कहें तो इतना भरोसा नहीं है, समझे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर हमें ये अपने पार्ट मतलब सरकार को एक्सपोर्टर्स को जो देखना होगा, वो ऐसे किसी तरीके से नहीं देखना होगा कि ये गैर है, इसको अपने पार्टनर के तौर पे देखना होगा कि वो एक्सपोर्टर आपको फ़ायदा देगा। इसलिए इंस्टेड कि भाई आपके बीच में मिसट्रस्ट वाली सिचुएशन रहे, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट की कमी रहे, विश्वास की कमी रहे, बेहतर क्या है कि आप दोनों पार्टनर्स की तरह रहें, सो दैट क्लियरेंसेज आराम से हों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आसानी से सॉल्व हो सकें, क्योंकि देखिए वही ही आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देने वाले हैं एक्सपोर्टर्स। उसके बाद क्या कर सकते हो, देखो जब आप एक्सपोर्ट को देखते हो कि एक्सपोर्ट हमें बढ़ावा देगा, थ्रस्ट देगा हमारी इकोनॉमी को, हमारी मार्केट को, हमारी हर चीज़ को, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि थ्रस्ट एरिया क्या है। थ्रस्ट एरिया को विद इन द सबसेट ऑफ एक्सपोर्ट रखते हो, इट इज प्रोडक्ट और मार्केट। भाई क्या है, क्या हमें हमारे प्रोडक्शन बढ़ा देगा, या मतलब हमारे प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, या हमारी मार्केट को थ्रस्ट मिलेगा, क्या है, क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट कैन बी बट प्रोवाइडेड इट एज अ डायरेक्ट एक्सपोर्टर। प्रायोरिटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, देश के प्रति हो, देश के विकास में हो, देश के लिए हो, इसे मेन रखा जाए एक्सपोर्टर्स के सामने। सारे फैक्ट्स रख दो उनके सामने, सारे चैलेंजेस जो हैं वो देखो, और उसके बाद एक साथ मिलके ऐसा एक्शन प्लान बनाओ ताकि सारे जो चैलेंजेस आते हैं एक्सपोर्ट में उसे कंप्लीट खत्म कर दिया जाए कंप्लीटली, समझे। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के अंदर, आप जानते हैं इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा पीछे चल रहा है। अगर फार्मर्स के को यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट का सिंप्लीफाइड कर दी चीज़ें, तो फार्मर्स की इनकम तो बहुत तेज़ी में बढ़ेगी, मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज हम पा पाएंगे, इवन देयर जीरो इम्पोर्ट कंटेंट। तो जो परफॉर्मेंस है इसकी, लेकिन ये जो एग्री वाला है, एग्री एक्सपोर्ट जोन, इसकी परफॉर्मेंस बड़ी पीछे चल रही है, हमने पिछले चैप्टर में बात भी की थी। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा शेयर जो है इंक्लूड कर सकता है ओवरऑल एक्सपोर्ट में, तो प्लीज़ उसको ध्यान दिया। उसके बाद देखिए जो सरकार क्या करती है, सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये मॉनिटरी इंसेंटिव एंगल से देखती है कि हम किस तरीके से पैसे में कम कर देंगे, इंसेंटिव दे देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हम ये तो पढ़ रहे ना, कंसेशन दे देंगे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बट हम ये जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ है उस पर ध्यान नहीं देती इंडियन एक्सपोर्ट के, है ना। एक्सेप्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये देती है खाली इकलौती स्कीम, बट दैट इज़ फॉर टेक्सटाइल, लेकिन ये स्कीम जो है वो टेक्सटाइल के लिए है। अब देखिए, अब व्हाट अबाउट अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी। भाई हमने सब कुछ देख लिया, मॉनेटरी इंसेंटिव तो ध्यान दिया, लेकिन अगर हम क्वालिटी अपनी बढ़ाएंगे, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री में या हैंडलूम्स वगैरह में या दूसरे प्रोडक्ट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कंपटीशन तो बढ़िया हो जाएगा ना। अच्छी क्वालिटी दोगे तो वर्ल्ड की हर मार्केट आपसे खरीदना पसंद करेगी, समझे। तो इसलिए हमको जो ट्रेडिशनल हमारी अप्रोच है और जो मॉडर्न है, दोनों को मिला के एक बढ़िया क्वालिटी को तैयार करना है।
और अभी जो इंसेंटिव ओरिएंटेशन है, इसमें हमें कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल इंसेंटिव्स दीजिए, लेकिन ऐसा भी करिए कि एक बढ़िया क्वालिटी हो, एक बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट जो है दिया जा सके। समझ रहे हैं आप इस बात को? उसके बाद इंडिया देखिए, इंडिया को और भी कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि जापान ने किया था पहले कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस या आप कह लो नो डिफेक्ट पॉलिसी। चाइना ने देखिए क्या किया था, चाइना ने किया था मास स्केल स्टैंडर्डाइजेशन किया था, ताकि ये जो भी अपनी क्वालिटी लेवल को पाना चाहते हैं वो पा सकें। देखिए ना, कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा लैग कर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, इसलिए क्योंकि हमारी क्वालिटी का इशू आता है। तो क्वालिटी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो एक बेंचमार्क बना दे सरकार कि देखो भाई, हम एक्सपोर्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझे? तो इससे बाहर के देश और पसंद करेंगे हमसे लेना। अब हुआ क्या कि ना, इस बीच ये बड़ा हो रहा था कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ये इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो रही है क्योंकि होम करेंसी बढ़ गई है हमारी। और इससे गुड्स हो गए एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी वजह से जो है वो एक्सपोर्ट हमारी होम करेंसी में अफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझिए, क्या कभी ऐसा होता है कि रुपए अगर हम डॉलर के बदले देखें तो हमेशा सेम रहता हो? ऐसा तो होता नहीं। ये तो वेरिएबल चीज़ें हैं, ऊपर नीचे हुआ ही करता है। और हर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ओपन है, और एक्सपोर्ट जो सेंसिटिवनेस है इस वेरिएबल की वजह से कि रुपए ऊपर नीचे हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो या किसी भी करेंसी के कंपैरिजन में, तो ये मायोपिक है, मतलब शॉर्ट साइटेड है। इतना ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ एक्सपोर्ट की इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। एक्सपोर्ट ज़्यादा जो काम करता है वो क्वालिटी पे करता है, क्वालिटी पे करता है, ना कि प्राइजेस पे, समझे? दाम अच्छा हो, अगर दाम ज़्यादा भी है और अगर क्वालिटी बढ़िया है तो लोग खरीदते हैं। फोकस ये होना चाहिए कि भाई एक स्टेबल, एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट की ग्रोथ तब होती है जब एक अच्छी क्वालिटी देते हो, वैल्यू चेन में ऊपर जाते हो, सोफिस्टिकेशन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड मार्केट होती हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ के चक्कर में सिर्फ प्राइजेस में देखें कि हम सस्ता कर दें, क्वालिटी गिरा दें, तो क्या फ़ायदा? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, समझे? और ये हर जगह अप्लाई होता है। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि जितनी भी सारी मेजर कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की जो हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स बन सकती हैं, उनमें या एम्बेसी है या हाई कमीशन है। कंट्री के अंदर जो रिप्रेजेंट करा जाता है हाई कमिश्नर या किसी एम्बेसडर के द्वारा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बात यह है कि कैन वी ऑल्सो सी देम एज प्लेइंग ब्रांड एम्बेसडर टू इंडियन गुड्स? क्या हम उन्हें ऐसे देख सकते हैं, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इंडियन गुड्स को शोकेस कर सकें, या मतलब इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जो है फ्रॉम इंडिया ये यहाँ मिल सकें? तो यहाँ पे ये मुश्किल नहीं होगा, है ना। एज हर एक जो ऑफिस है इसमें एक कमर्शियल अटैची होता ही है, तो इसका आप ये मत दीजिए कि जो है हाँ ठीक है एक्सक्यूज हो गया है। तो अब ज़रूरत मेन क्या होती है, ज़रूरत मेन ये होती है ओरिएंटेशन में अपनी बदलाव लाना, सरकार की विलिंगनेस मेन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो दिस वुड मेक गवर्नमेंट ट्रू पार्टनर्स इंक्रीजिंग इंडियन एक्सपोर्ट। तो हम सरकार टू सरकार, सरकार अगर भरोसा करेगी देश के ऊपर, भारत के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड तो होगा ही होगा। तो ये तो एक एक्सक्यूज हो गया। उसके बाद फाइनली बताऊं तो इंडिया एक यूनिक कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू एज बीइंग कंट्री विद इन द कंट्री। आप क्या लो, एक देश के अंदर न जाने कितने देश रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, न जाने कितने लोग। तो कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया से बेचे जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो कि पता ही नहीं होता कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो अब इस बात का क्या है भाई, ये बात तो कोई मैटर नहीं करती। यहाँ समझने वाली बात ये है कि इंडियन ब्रांडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट ब्रांडिंग प्रोडक्ट की ये तो पॉसिबल है ना। बीइंग फ्रॉम इंडिया ये तो कर सकते हो, इंडियन ब्रांडिंग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग तो कर सकते हो कि इट इज फ्रॉम इंडिया। तो क्या जो भारतीय सरकार है क्या सिमिलर ब्रांडिंग कर सकती है? इनक्रेडिबल इंडिया जो हम लोग बोलते ही रहते हैं, तो वही जो हमने आपका टूरिज्म के लिए कर रखा है, वैसे ही हम यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट के लिए करें, समझे? तो इससे क्या होगा, ये पता चलेगा ना कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हमने जो कवर किया वो प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया काफ़ी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने में अलग अलग गुड्स के लिए, कई तरह से, कई टाइम से हम ये बात बोलते हैं, चाहे वो गुड्स आपका कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो, सब कुछ पुराने ट्रेडिशनल से लेके एथनिक से लेके मॉडर्न तक, अपने हर्ब्स में, अपने प्लांट्स में, अपने मेडिसिन में, मतलब सब कुछ हम अभी पूरे देश को जो चीज़ें अननोन है वो सब दिखा सकते हैं भाई, इतना पुराना हमारा कल्चर है। तो
क्या सरकार ऐसा करेगी हमारे को, हमारी जो ब्रांडिंग है मतलब ग्लोबल पब्लिसिटी करेगी क्या? तो ये करेगी तो हमारी इमेज बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत बढ़िया। क्वालिटी पे ध्यान दे, चीज़ों पे ध्यान दे, दूर दराज पे चीज़ें पे ध्यान दे, और पूरे जो ग्लोबल मैप है उसमें इंडिया का नाम ऊपर तक लेकर आए, और बातों में नहीं, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद पढ़ेंगे इंडियाज इम्पोर्ट के बारे में। देख लो भाई, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये अपने मन से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो बात ऐसी है कि इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत वक्त से जाना जा रहा है कि हम क्रिटिकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई हमने आज़ादी के बाद से ही क्या करा, फूड आइटम्स मंगा रहे थे, और बहुत ज़्यादा इसमें हाई प्रोपोर्शन देखें तो हम फ्यूल्स का, स्पेशली पीओएल इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूल्स का अगर हम तो 70% कर रहे हैं, टोटल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं चीज़ों का उसमें 70% हम फ्यूल मंगा रहे हैं। तो इससे एक बात तो ऐसी समझ लो कि हमें बहुत ज़रूरत है हम जो है ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ बढ़ें। अब रिसेंट ईयर्स में मतलब पिछले कुछ सालों में जो फ्यूल्स है, स्पेशली पेट्रोलियम वाला अगर मतलब पीओएल की बात करें तो ये यहाँ पे कम हुआ है करीब 33% से। और कुछ कमोडिटीज़ जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, और आपका सिल्वर बुलियन हो गया, अनकट या अनपॉलिश जेम्स हो गए, खाने वाले जेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो जेम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हो गए, ये सारा का सारा यहाँ पे अभी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में करीब 40% तक, 40% हो गया है टोटल इंपोर्ट का। और साथ में फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट की बात करें और एडिबल ऑयल्स, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एडिबल ऑयल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, सेंसिबल टॉक्स की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। इस समय एडिबल ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हम एडिबल ऑयल बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। दालें मतलब पल्सेस भी इंपोर्ट करते हैं, ये बहुत इधर पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। एडिबल ऑयल के बढ़ने के रीजंस वगैरह मैंने सब बताया, अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर देखिए फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करना, हमारा इंपोर्ट एडिबल ऑयल और पल्सेस का करना अगर हम देखें तो वो क्यों? क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा है नहीं जितनी हमारी डिमांड है। वो रीज़न तो मैंने आपको बताया, वो आप वीडियो देख लोगे आपको मज़ा आ जाएगा, सब कुछ है। इतना प्रेशर है जनता का कि भाई तेल के बिना खाना नहीं पकेगा, और तेल यहाँ पे इतना हो नहीं पा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो भाई ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में अगर हम देखें तो अगर हम मर्चेंटाइज की बात करें तो भाई इसमें अच्छा है। अब यहाँ एक चीज़ तो और समझ लीजिए, हमेशा से इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो कभी ऐसा कोई ऐसा साल रहा ही नहीं इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इम्पोर्ट हमेशा ज़्यादा रहा है हमारे देश के अंदर। और देखिए अब हम समझेंगे और चीज़ें समझेंगे आगे क्या है क्या नहीं। इंडिया का एक्सपोर्ट अभी कुछ वक्त में देखें तो अब ये बढ़ना शुरू हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग मार्केट को हमने कवर किया है, वैल्यू चेन में हम ऊपर जा रहे हैं, धीमे धीमे ही सही, लेकिन हम वर्ल्ड कि जो पूरे ग्लोबल ट्रेड है उसमें धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। बट ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है, बहुत काम करना है, बहुत लंबा जाना है, और तभी हम एक्सपोर्ट ही पे बेस करिए अगर हम ग्रोथ अपनी देख रहे हैं फ्यूचर में तो बहुत काम करना पड़ेगा, तब हमें ग्रोथ मिलेगी। तो ये कुछ कहानी है हमारी देखिए अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिड टर्म रिव्यू 2020। तो मिड टर्म रिव्यू जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे कुछ स्कोप बढ़ाया है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का, MEIS मैंने समझा दी स्कीम इसका, और साथ में SEIS स्कीम का, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम का। इससे भाई इंक्रीज्ड MEIS इंसेंटिव की वजह से क्या हुआ है भाई, ये बढ़ाया गया है रेस्ड फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, आप सुनो ना, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में बढ़ाया गया है कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, और यहाँ पे कुछ 2% के मेडअप्स करे गए हैं। उसके बाद SEIS की बात करें तो इसमें इंसेंटिव 2% से यहाँ पे करा गया है, और साथ में वैलिडिटी जो कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब्स की है वो 18 महीने से बढ़ा के 24 महीने 24 मंथ्स कर दी गई है। तो ये कुछ कहानी है। और अगस्त की बात है, 2019 अगस्त की बात है, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्लान किया था कि हम एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आएंगे, और उसका उद्देश्य क्या होगा उस नई वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये होगा कि हम इंसेंटिव्स और गाइडलाइंस देंगे इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट को अगले 5 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब वो किस चीज़ के लिए होगी, 2020 से 2025 तक के लिए। और दिसंबर 2018 में सरकार ये भी प्लान कर रही थी कि अब ट्रेड प्रमोशन बॉडीज आएंगी कुछ 15 कंट्रीज के अंदर, ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है, हम ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब SME से वो
बढ़ सके। तो ये यहाँ पे जो है कहानी कुछ थी। उसके बाद ये भी था कि सितंबर 2018 में जो हमारी सरकार है इसने ड्यूटी इंसेंटिव्स को भी बढ़ा दिया था फॉर 28 मिल्क आइटम्स अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब MEIS के अंदर। तो ये भी सरकार का एक अच्छा स्टेप था। उसके बाद यहाँ पे सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी इन्हें गवर्न करा जाता बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इनका उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ हम ट्रेड एक्सपेंशन यूज़ करें एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। समझे? तो ये कुछ यहाँ की ऐसी कहानी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भी कहा कि हम यहाँ पे जो सपोर्ट है एक्सपोर्ट का अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसे बढ़ाएंगे, कुछ एडिशनल आइटम्स भी डालेंगे। और किसके अंदर डालेंगे? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर, ताकि एक्सपोर्टर्स को मदद मिले जो भी उनको दिक्कतें, जो भी उनको चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं उसके प्रति। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो हमारा CBEC है, इसने भी डेवलप करा है एक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन प्रोसेस लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ सिंगल विंडो, है ना, विच विल प्रोवाइड द इम्पोर्टर्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधा समझ लो, एक सिंगल विंडो होगी जहाँ पे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर आएंगे एक सिंगल इंटरफेस पे, वहाँ कस्टम क्लियरेंस इनकी हो जाएगी, इनको 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा, डिले नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्ट्रेटेजी के पार्ट पे, है ना, कि मार्केट को एक्सपैंड करना है, इसके पार्ट पे इंडिया ने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, समझिएगा इस बात को समझिएगा, इंडिया ने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को भी साइन करा है। किसके साथ में साइन करा है? साउथ कोरिया के साथ में साइन करा है, जो यहाँ पे मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को। क्लियर? और ये सारे एग्रीमेंट ये इन लाइन है विद इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। सब ईस्ट में कंट्रीज है ना, तो हमारी पॉलिसी अब लुक ईस्ट है, वेस्ट से शिफ्ट होके, और हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। हमारे पास मार्केट अच्छी है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस और यूनिट्स जो कि लोकेटेड हैं देर इन, इन्हें यहाँ पे एडिशनल फोकस, सपोर्ट और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और आखिरी में इतना कि RBI ने भी रूल्स जो है ना क्रेडिट के एक्सपोर्टर्स को, वो थोड़े से सिंपल बना दिए हैं। इनको मिलेगा पैसा, एडवांस लॉन्ग टर्म पैसा मिलेगा सरकारों से 10 सालों तक के लिए मान लो, और अपना प्रॉपर ये काम करते रहेंगे। इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को लंबा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये अभी तुरंत पैसा लौटाना होगा तो पैसा फंस नहीं जाएगा। अच्छा, सरकार ये मान रही है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम निकालेंगे और एक्सपोर्टर्स से मदद मिलेगी इनको, ताकि इनका एक्सपोर्ट बढ़ सके, नई नई मार्केट्स तक पहुँच सके। तो ये कुछ कहानी है इस पूरे ही चैप्टर की, जो कि यहाँ पे खत्म होता है। So if you like the video, do like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. Also, if you want to join my membership, just this press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.